व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया जाता है तो हाँ, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। मटेरियल जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज करते हैं, और जब कोई भी एटम, सुन लो चुपचाप, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सिल्क रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तो ये क्या कर रही है, गिव इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, मतलब ये लूज कर देती इलेक्ट्रॉन्स, और गेन कौन कर रहा है, तो जो गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट है, इन जनरल मेटेलिक रॉड्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार करवाया है कि जब किसी भी उसके अंदर मेटेलिक वो होता है, मतलब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है जैसे पेट्रोलियम वगैरह, तो उस ट्रक में या उस व्हीकल में नीचे चेन लगी होती है मेटल की जो जमीन से घिसटती हुई चलती है। तो ये क्यों होता है, ताकि जो चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस ना हो, और जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उसमें आग ना लगे। हाँ, तो अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो टू कीप द बॉडी ऑफ द करियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ, तो जो व्हीकल की बॉडी है उसको अर्थ के कांटेक्ट में रखने के लिए, ताकि जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो सारा कहां चला जाए, अर्थ में। हो जाएगा सी। Two charges Q1 Q2 are placed in vacuum at a distance d and the force acting between them is F। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, वो क्या होता है F नॉट अपॉन FM। तो FM कितना आया, F नॉट अपॉन K। तो जो फोर्स होती है, जितना डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है उतने से वो फोर्स रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स है 4 है, तो ये फोर्स कितने से रिड्यूस हो जाएगी, 4 से, बाय द फैक्टर 4। तो F नॉट F अपॉन 4। ये भी सेम क्वेश्चन करवाया था। When 10 raised to power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, एक न्यूट्रल मेटल स्फेयर है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो, टू सिमिलर स्फेयर्स हैविंग, दो सिमिलर स्फेयर्स है, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं। F फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच में F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। इफ एट द मिडल ऑफ द टू स्फेयर्स अनदर सिमिलर स्फेयर हैविंग Q चार्ज, यहां बीच में कहीं प्लस Q चार्ज रख दिया, देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इनके बीच में कितनी फोर्स होगी वो बतानी है। तो इन दोनों फोर्सेस को नेट फोर्स निकालो। पहले ए पे कितनी फोर्स होगी, एफ ए बी के बीच में कितनी फोर्स थी, एफ ए बी निकालो, के क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस मान लो अगर आर है, और मिडल में पुट कर दिया उसको, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस तुम्हारा r/2। हाँ, ये आर स्क्वायर होगा, मैं ये बता रही हूँ मिडल वाला, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये तो होगी इन दोनों के बीच की फोर्स, और ए ओ कितनी होगी, r/2 इसका होल स्क्वायर, और एफ बी ओ कितना है, के क्यू स्क्वायर। बस ये नेगेटिव होगी, यानी कि अट्रैक्टिव होगी नेचर में। क्यों होगी अट्रैक्टिव नेचर में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, r/2 होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स निकाल दो। नेट फोर्स निकालनी है ना, जब आपने थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया तो नेट फोर्स निकाल लो। तो नेट फोर्स कितनी होगी, एफ ए ओ प्लस एफ ओ बी। ए ओ कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन r/2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि अट्रैक्टिव नेचर की होगी, प्लस ए क्यू स्क्वायर अपॉन r/2 होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, 4r स्क्वायर, प्लस ये भी 4k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है, एफ है ना, मतलब ये जो एफ ए बी है ये इसने एफ फोर्स क्या दी थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, ये एफ है तो 4F प्लस 4F कितना आया 8F, और किसकी तरफ होगी उसकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो सी ऑप्शन आ जाएगा 8F टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। जब दो चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस किया था तो नेट फोर्स फाइंड आउट करनी थी, तो नेट फोर्स कितनी होगी, ये थर्ड इंट्रोड्यूस करने के बाद ये इनके बीच में फोर्स होगी, रिपल्शन होगी, तो चार्ज कहाँ जाए रिपेल होके, मिडल वाला उधर जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी, तो नेट मूवमेंट कहाँ हो रही है चार्ज की, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बार करवा रखा है। ये एक चार्ज था उसको दो में डिवाइड कर दिया, स्मॉल क्यू में और क्यू माइनस क्यू में, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने, तो मैक्सिमम फोर्स का क्या होता है डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0, तो जो फोर्स है दोनों के बीच में उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो देखो फोर्स कितनी होगी, दो चार्जेस हैं, एक Q दूसरा Q माइनस Q, इनके बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है, तो कितना आ जाएगा K, एक चार्ज Q दूसरा कितना है Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, वही समझ में आई, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0, तो Q की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो ये ब्रैकेट ओपन करेगा इसको डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आएगा Q माइनस क्यू स्क्वायर डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से Q, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू 2Q, तो Q अपॉन Q इज इक्वल टू 2:1, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, फोर्स को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो 2:1 आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार करवाया है कि 4 चार्जेस को रखा गया है कॉर्नर्स पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज बी पे पूछी गई है, तो बी पे कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा नेट फोर्स, तो यहां लगेगी एफ सी, जो सी लगा रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी एफ सी, एक ए लगा रहा है रिपेल करने के लिए एफ ए, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आ गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो एफ ए निकालो, एफ ए कितना होगा के, चार्जेस कौन कौन से हैं दोनों क्यू, तो स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2 दोनों सेम है ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, ठीक है, इतनी ही आएगी एफ सी, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगुलर लो या पैरेललोग्राम लो, हाँ, यानी कि एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये कंपोनेंट तो खत्म हो जाता है, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया एफ के इक्वल, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आया अंडर रूट 2f स्क्वायर, तो f तो बाहर आ जाएगा कैंसिल आउट होके स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा f√2, तो ये तो आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट, एक और d वाला रह गया, अब d वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो डायगोनली लगाएगा, स्क्वायर के डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, कितना होता है a√2, ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे ये लोगे तो ये जो तुम्हारा fd है वो कितना आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन, तो a√2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 2a स्क्वायर हो जाएगा, आप रिजल्टेंट और इसको ऐड कर दो नेट फोर्स निकल आएगी, नेट फोर्स के लिए एफ आर प्लस एफ डी, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर बाहर निकलाएगा, √2 + 1/2 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। Two charges of equal magnitude kept at a distance exert a force F on each other. हाँ, दो चार्जेस हैं, ठीक है, r डिस्टेंस पे हैं, फोर्स F exert कर रहे हैं on each other. If the charges are halved, F is equal to कितना फोर्स exert करेंगे, is equal to K Q² by R². ये होगी ना फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में। तो कह रहा है चार्जेस को इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो चार्जेस को कर दिया जाए हाफ, यानी कि एक को हाफ कर दिया, दूसरे को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो डिस्टेंस को कर दिया जी डबल, ठीक है। तो कितना हो गया, K 1/2 1/2 और तो कितना आ जाएगा Q और Q, तो K Q² अपॉन 16 R², मतलब ये होगी K Q² अपॉन R², F हो गया तो F अपॉन 16, तो D ऑप्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज R0, तो R0 किसके लिए होता है, R0 है, देखो डाइपोल में E का रिलेशन पूछा गया है R0 के साथ, तो डाइपोल में तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R³ के, डाइपोल में पॉइंट चार्ज में कितना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 R होता है, लेकिन उसने R0 पूछा है, ठीक है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज में कितना होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, इसका मतलब किसमें नहीं है, यानी किसमें 1 है, तो क्या बचा, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, इसमें है R³ के, तो किसमें R की पावर आएगा, ए प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। अब कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, Q अपॉन ε0 के होता है। Q अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना बचा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब +1 वैल्यू है इसकी, तो 1 अपॉन ε0, यानी कि ε0 की पावर -1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O पॉइंट पे x एक्सिस, y और z इन स्पेस इज गिवन बाय, V तुम्हें कितना दे रखा है 4x², यानी कि x एक्सिस में दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है x एक्सिस में, हाँ O पे ही निकालना है। E इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, dV अपॉन dl। तो V को डिफरेंशिएट कर दो, 4x², इधर वैल्यू 1 है, तो x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 8x आएगा, x की वैल्यू 1 है, और किसके अलोंग होगा, x एक्सिस के होगा, नहीं -dV, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो -dV अपॉन dx होता है, तो उस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस आ जाएगा। इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कौन से होते हैं, जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होती है। तो
तो अगर पोटेंशियल सेम है यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके यहां पे भी और यहां पे भी ए और बी दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल का? 0। 10 माइनस 10 हो गया 0। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना हुआ? 0। ये तो तुम्हें रटवा रखे हैं कि क्या चीज 0 होगी और क्या कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन क्यों 0 होगा? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट है इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और ई अगर पूछा जाता तो ई कितना होता? यहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ई 0 होता है। हाँ, अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अक्षय 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट। यहां पे ठीक है 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो सेंटर में कितनी पोटेंशियल होगी और क्यों होगी? जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, तो कंडक्टर्स की जितनी सरफेस पे पोटेंशियल है उतनी ही इनसाइड होगी, सेम पोटेंशियल होगी, बताया था, है ना। तो अगर 10 वोल्ट सरफेस पे है तो सेंटर में भी कितनी होगी? 10 वोल्ट होगी। पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहती है, अभी थोड़ी देर पहले 20 में भी बताया था। वर्क डन 0 होता है। तुम लोग पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज हो रहे हो, और ये मैं हर बार बताती हूं कि पोटेंशियल तो क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब हम बात कर चुके हैं हर बार कि जो नेट चार्ज होता है इनसाइड द कंडक्टर वो कितना होता है? 0। जब चार्ज 0 है, नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इनसाइड द कंडक्टर 0 है, 0, तो पोटेंशियल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सरफेस पे भी और अंदर भी। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां की पोटेंशियल और यहां चार्ज है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? वो 0 होगा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग चीजें हैं, ये मैंने हर बार तुम्हें बताया। एक तो है 10 वोल्ट, एक है 100 वोल्ट, ये दोनों पोटेंशियल हैं, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 90 वोल्ट। तो क्या 90 वोल्ट और 10 वोल्ट एक ही चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, और ये होगी पोटेंशियल। काम वही करती हैं, चार्ज को मूव कराने का, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में यानी कि कंडक्टर्स, मोस्ट ऑफ जो कंडक्टर्स होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, यानी कि जिनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहती है? सेम, अंदर या सरफेस पे सेम पोटेंशियल रहती है। तो पोटेंशियल होगी सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसलिए वर्क डन भी कितना होगा? सेम पोटेंशियल है तो सेम वर्क डन। वर्क डन माइनस वर्क डन कितना आया? 0। कोई वर्क डन नहीं होता चार्ज को मूव कराने में। चार्ज बाय बैटरी, एक कैपेसिटर है जो चार्ज हो रहा है बैटरी से, ठीक है। द बैटरी इज रिमूव्ड, अब बैटरी हटा दी गई है, एंड अनदर आइडेंटिकल चार्ज, एक इसी के जैसा चार्ज बैटरी को हटा के इसकी जगह लगाया गया है, और वो अनचार्ज कैपेसिटर है एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में उसको कनेक्ट कर दिया, ये C1 था, ठीक है। अब अगर वो अनचार्ज है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पहले तो चार्ज जो, हाँ, जो चार्ज से जो चार्ज है, कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है बैटरी से, उसका चार्ज कहाँ ट्रांसफर होगा? ठीक है, दूसरे वाले में जो अनचार्ज है, कितना होगा और कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए दोनों की। जब दोनों की पोटेंशियल सिमिलर हो जाएगी तो चार्ज जाना बंद हो जाएगा, यानी कि चार्ज दोनों में कितना हो जाएगा? हाफ हाफ। तो एक का चार्ज, जो पहले चार्ज था या जो एनर्जी थी, वो कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी दोनों में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर।
फिर और वैल्यूज पुट करके, मतलब C इज इक्वल टू Q बाय V से Q की वैल्यू पुट करनी है, C की वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू पुट करनी है, वो वहां से आता रहेगा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी दोनों में? हाफ हाफ हो जाएगी। तो एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी? डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? ए में। क्यों होगा? हाँ, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड मच क्लोजर टू ईच अदर, तो EA इज ग्रेटर देन EB। ठीक है, क्या तो कम। ये तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अभी बताया था ना। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में पोटेंशियल कांस्टेंट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखो, द रेडाई ऑफ टू मेटेलिक स्फेयर्स A एंड B आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, जिसमें R1 क्या है? ग्रेटर देन R2। दे आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर। तो स्फेयर्स हैं, ठीक है, एक का चार्ज है Q1, दूसरे का है, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। R1 इज ग्रेटर देन R2। एक थिन वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? जिसमें ज्यादा चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, कम की तरफ। तो R1 इज ग्रेटर देन R2। दोनों को एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज ट्रांसफर होगा, तो द चार्ज विल बी ग्रेटर। किसका चार्ज ज्यादा है? B इज इक्वल टू, कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब ये तुम्हारा पहले ही कांस्टेंट है, ये तुम्हारा सेम होगा। Q अपॉन R की रेशियो ले लो, Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2। इसका मतलब Q1 अपॉन Q2, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए दोनों। अगर R1 ज्यादा है तो चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। इसका मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2। इसका मतलब कौन से स्फेयर पे चार्ज ज्यादा होगा? A स्फेयर। Two metallic plates form a parallel plate capacitor. The distance between the plates is D. A metal sheet of thickness D by 2 of the same area is introduced between the plates. What is the ratio of capacitance in two cases? Parallel plate capacitor capacitance कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब क्या कह रहा है? अगर एक मेटेलिक शीट इंसर्ट कर दी D by 2 थिकनेस की, लेकिन एरिया सेम है, मतलब ये D by 2 कर दिया, तो इस केस में क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है, थिकनेस कितनी होगी? D by 2, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो दोनों की रेशियो बता दो। C अपॉन C डैश है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी? C डैश अपॉन C। दोनों की रेशियो पूछी गई है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और एक फिर D by 2 थिकनेस का इंसर्ट कर दिया ना, अच्छा इसने, तो 1/2 आता बेटे, ठीक है, इसलिए 2:1 होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव है? कौन सी होती है कंजर्वेटिव? हाँ, जिनका वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तो सही बात है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम, अच्छा ट्रू ही पूछा है इसने, ठीक है, ट्रू तो फिर वही हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव ये गलत हो गया। पोटेंशियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क डन, ये गलत हो गया, जबकि डिवीजन होती है ना डिवीजन। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया।
तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या कह रहा है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इंफिनिटी। पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सिर्फ ए ऑप्शन इज ट्रू। चलो, टू बैटरीज E1 एंड E2 जिसमें E2 इज ग्रेटर देन E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है R1 एंड R2 इन पैरेलल। जब सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या फॉर्मूला है मतलब जो इक्विवेलेंट EMF होती है वो क्या होती है, 1/E1 प्लस 1/E2। और R इक्विवेलेंट क्या होता है, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आएगा, तो नेट आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला है सेल्स का इन पैरेलल। तो ये ऑप्शन कौन सा है, जो इक्विवेलेंट EMF है वो क्या है, बिटवीन टू E1 अपॉन E2 प्लस R1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आएगा। कंसीडर ए सिंपल सर्किट स्टैंड्स फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R में है, पैरेलल में है दोनों रेजिस्टर्स, तो पोटेंशियल क्या रहेगी दोनों के अक्रॉस, कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस कांस्टेंट नहीं होगी, ये गलत। करंट नियरली कांस्टेंट, गलत, करंट तो वेरिएबल होगा ना। करंट I डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी, ये कहां से आ गया, तो I कितना होगा यहाँ पे, इसके साथ में और क्या वर्ड आ सकता था कि पोटेंशियल कांस्टेंट, करंट वेरिएबल, और करंट जो आएगा वो कितना आएगा, I इज इक्वल टू, ओम्स लॉ में क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V और R कौन कौन सा, दोनों, एक्सटर्नल B और इंटरनल B। ये ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। वेलोसिटी वेरीज विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, यानी कि V में और E में क्या रिलेशन होता है, VD इज इक्वल टू E ईटा अपॉन M। तो VD क्या है, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 23 पे, 123। एक डेनियल सेल इज बैलेंस्ड ऑन, लेंथ कितनी दे रखी है, 125 सेंटीमीटर। ये वो सेल ही दे रखा है, इस डेनियल से लेना देना नहीं है, वो सेल कनेक्ट कर रखा है एक। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इज बैलेंस्ड ऑन, पोटेंशियोमीटर की लेंथ कितनी दे रखी है, एक उसकी वायर की 125 सेंटीमीटर। नाउ द सेल इज शॉर्ट सर्किट बाय द रेजिस्टेंस R कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, एंड द बैलेंस इज ऑब्टेन एट कितना, 100 सेंटीमीटर पे। बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आया, 100 सेंटीमीटर पे आया। कब आता है बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। द इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है, तो पोटेंशियोमीटर में उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, R तो यहां से निकाल लो, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो और पहले इसको उस मीटर में भी कन्वर्ट करो, तो देखो कितना आता है, .5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर में जो मीटर ब्रिज होता है उसका फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की हैं। ओहमिक कंडक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन जिसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो स्लोप आती है वो किसकी आती है, रेजिस्टेंस की आती है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। LED जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं तो वो सब के सब नॉन ओहमिक है, और ओहमिक कौन से हैं, कंडक्टर्स वगैरह, जिसमें स्ट्रेट लाइन आए वो ओहमिक है, स्ट्रेट लाइन को छोड़कर जो भी आए वो सारी नॉन ओहमिक है। जब VI ग्राफ डजंट फॉलो ओम्स लॉ, मतलब V और I का ग्राफ जब प्लॉट करो तो स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कुछ और ही आए ग्राफ होते हैं,
मोस्ट ऑफ कंडक्टर्स ओमिक डिवाइसेस हैं या ओमिक कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स वगैरह, डायोड्स वगैरह, ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो हो गए वो सारे नॉन ओमिक। हाँ जी, चलिए कंबाइन 3 रजिस्टर्स 5, ये क्यों नहीं होगा, ये 5 ओम होगा, 5 ओम, 4.5 ओम और 3 ओम इन सच ए वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है, मैक्सिमम निकालना है तो सीरीज में करना पड़ेगा, सीधा जोड़ दो 12.5 ओम, ठीक है, ये ओम है। नेक्स्ट देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है तुम्हें 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर, टर्न्स 20, करंट 3 एम्पियर, इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, अब बी तुम्हें दे रखा है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, m का फॉर्मूला क्या होता है NIA, ठीक है, हाँ, तो ये 20 हो गया, करंट 3 हो गया, पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, 0.3। कंसिडर अ वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट I placed in a uniform magnetic field B perpendicular to its length. Consider the charges inside the wire. It is known that magnetic forces do not work. This implies that एक वायर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, चार्ज नहीं कह रहा, वो कितना होगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर है लेंथ के, यानी कि साइन थीटा कितना हुआ 90, यानी कि मैक्सिमम फोर्स आएगी F इज इक्वल टू ILB। तो मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क, दिस इंप्लाइज दैट, तो इनमें से क्या होगा, मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड बाय बी, दे डोंट एब्जॉर्ब एनर्जी, वो तो अफेक्टेड तो होंगे ही, जब करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा है तो करंट भी तो अफेक्टेड होगा, ILB साइन थीटा। नेक्स्ट, सम चार्जेस इनसाइड द वायर मूव टू द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ बी, कुछ ना कुछ तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि हमने एक और चीज की थी कि जब दो पैरेलल वायर्स हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, तो अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है तो फोर्सेस क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसे ही कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो फोर्सेस अट्रैक्ट करेंगी, तो अट्रैक्ट कर देंगे तो जो कुछ चार्ज जो इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा था वो कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन की वजह से सरफेस पे भी आ जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, ये फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव नेचर की लग रही है, ये वाला कंडक्टर इसके चार्जेस को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसके, तो जो अंदर से फ्लो कर रहे हैं चार्जेस वो थोड़े से कहाँ अट्रैक्ट होंगे, सरफेस पे। इफ द वायर मूव्स अंडर नो वर्क इज डन, क्यों वर्क क्यों नहीं हो रहा, जब वो बाहर आ रहे हैं सरफेस पे तो वर्क तो हो रहा है, ये वाला गलत हो गया, इसमें भी कह रहा है नो वर्क इज डन, सरफेस पे तो आ रहे हैं, चार्ज तो मूव तो कर रहा है, क्या क्वेश्चन फिर से बता दें। ये कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्सेस क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इसने ये तो कह रखा ना एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया उसको, एक वायर को, एक कंडक्टर को, परपेंडिकुलर कह रहा है ये, मतलब फोर्स जो लगेगी वो परपेंडिकुलर लगेगी, रिपेल करती तो भी रिपेल करके वो चार्ज दूसरी साइड जाता, लेकिन सरफेस पे तो आता ना। यह है मोशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा फिर भी उसके मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि पड़ेगा
चार्ज मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, क्या दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन नहीं होगी, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी? होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी होगा, लेकिन इंटरेक्शन तो होगी। इसमें तो यही कह रहा है कि कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का इन चार्जेस पे, ठीक है, अट्रैक्ट या रिपेल होगा किसी तरीके से, वो सरफेस पे आएगा। तो इन दोनों में तो कह रहा है नो वर्क इज डन, ये तो गलत है, कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा। और इसमें कह रखा है कि वो चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय बी, जबकि ऐसा नहीं होगा, मैग्नेटिक, दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी। अनअफेक्टेड कौन सा होता है? अगर स्टेशनरी चार्ज होता तो अनअफेक्टेड होता, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप ऑफ इरेगुलर शेप, देखो इरेगुलर शेप का है, लेइंग इन मोर वन प्लेन व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक करंट कैरिंग क्लोज्ड, हाँ लूप है, इरेगुलर शेप का है। तो जब इरेगुलर शेप होती है तो उसमें फोर्स कितनी होगी? 0 होगी। सिर्फ जो फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होगी, वो सिर्फ रेगुलर शेप वालों में अप्लाई होती है। अगर शेप इरेगुलर है तो वहां पे फोर्स 0 होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा उस केस में। ये ऑप्शन था। नेक्स्ट पे आ जाओ। द मैक्सिमम करंट कैन बी मेजर्ड बाय ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम इज 10 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 40 ओम। करंट, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो पोटेंशियल कितनी दे रखी है? 50 वोल्ट। द रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 V अपॉन टेन इंटू 10 रेज टू द पावर -3। पुट करो सारी वैल्यूज जल्दी जल्दी, सारी वैल्यूज फटाफट पुट करके कितना आता है? 4960 कितना आता है? 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू V कितना है तुम्हारे पास? 50 अपॉन R कितना है? 40 प्लस G, फोर्टी प्लस जी इज इक्वल टू 50। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी डी ऑप्शन आ जाएगा। ये अभी बताया था तुम्हें, और इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, लेकिन याद रखना करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी? इसमें नीचे की तरफ होगी, उसमें ऊपर की तरफ होगी। तो करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो दे रिपेल ईच अदर। अगर यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन कहे होते तो अट्रैक्ट करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अ पॉजिटिव चार्ज एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्रेवल्स पैरेलल टू बट अपोजिट द फील्ड इफ इट एक्सपीरियंसेस, मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक पॉजिटिव चार्ज आया मूव करता हुआ, फिर वो पैरेलल हो गया, ठीक है, लेकिन अपोजिट फील्ड के, तो उस पे क्या फोर्स लगेगी? एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आया, कौन सी फोर्स लगेगी? क्यू वी बी साइन थीटा। ये पैरेलल चल रहा है, मतलब या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो साइन 0 और 180 दोनों पे कितना होता है? 0 होता है, तो फोर्स इसका मतलब 0। अब ये कह रहा है इसको मूव करवाना है, तो मूव करवाना है तो कौन सी फोर्स देनी पड़ेगी? एक्सेलरेटेड फोर्स देनी पड़ेगी, नहीं तो ये मूव ही नहीं करेगा। A strong magnetic field is applied on a stationary electron। एक स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेशनरी है, तो और मैग्नेटिक फील्ड में है, बी में है। चार्ज जब रेस्ट में होता है, ये मैंने बहुत बार करवाया है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है,
रेस्ट में होगा तो सिर्फ क्या क्रिएट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये रेस्ट में है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक तो है ही नहीं। मैग्नेटिक में इसको रख दिया तो मैग्नेटिक, सिर्फ मैग्नेटिक ये वाली फोर्स है, इसकी तो हुई नहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड। तो दो फोर्सेस होंगी जब तो वो इंटरेक्ट करेंगी, दो फील्ड होंगे आपस में जब तो वो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बी तो है ही नहीं इसका, तो इंटरेक्शन क्या करेगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड। बात समझ में आई। अगर ये मूव कर रहा होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता, फोर्स होती, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती दोनों में, या अट्रैक्शन होती या रिपल्शन होती। बात समझ में आई। तो अगर एक स्टेशनरी चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया है, तो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। मूविंग चार्ज होता तो उस पर फोर्स लगती, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगती, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एक कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो IL बी साइन थीटा। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन, रिमेन्स स्टेशनरी। नेक्स्ट करो जल्दी। टू अल्फा, ये अल्फा है भाई, टू अल्फा पार्टिकल्स, वेलोसिटी दे रखी है तुम्हें, दो अल्फा पार्टिकल्स की 3:1 एंटरिंग द फील्ड इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। आर की रेशियो पूछी गई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें फोर्स रहेगी क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्यू वी बी होगी, तो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो और यहां से सिर्फ वेलोसिटी और रेडियस को रहने दो, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होंगी। ठीक है, तो v तो भी यही आएगा v अपॉन r, तो v1 अपॉन r1 इज इक्वल टू v2 अपॉन r2। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, तो इनकी रेशियो दी गई है तुम्हें 3:1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनल है इसलिए रेशियो कितनी आ जाएगी इनकी भी 3:2। इज द सरफेस ऑफ ए लंब ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब एक सरफेस है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कुछ बात बताओ। लंब मतलब टुकड़ा होता है, एक सरफेस है S, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताओ कि क्या होगा। लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नॉन नेसेसरी कंटिन्यूअस अक्रॉस S, कंटिन्यूअस होती है। एक सरफेस है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ना कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो इसने कहा है नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूअस, तो ये बात तो गलत है, कंटिन्यूअस होती है वो। सम लाइंस ऑफ बी मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस, ये भी गलत है। सम का मतलब क्या हुआ, सारी होती है कंटिन्यूअस। लाइंस ऑफ एच आर नेसेसरीली कंटिन्यूअस अक्रॉस एस। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन या फोर्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन है H। ठीक है, तो लाइंस ऑफ H कैन नॉट आल्सो बी कंटिन्यूअस, तो D वाला आएगा भाई कि B तो कंटिन्यूअस होती है, मैग्नेटिक B होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और H क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो, लेकिन बी कंटिन्यूअस होता है। हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअस रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस रहेंगी, लेकिन H जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, वो मैग्नेटाइज हो भी सकता है, थोड़े टाइम बाद डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। यूज्ड ईएमएफ के 3 फॉर्मूले हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो N भी होता है साथ में, ठीक है, माइनस N। फाई की जगह क्या लिख सकते हो, बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और अगर सेल्फ इंडक्शन का होता तो माइनस L डी आई बाय डी टी।
ये तीन फॉर्मूले में से देखो क्या होगा, क्या क्या दे रखा है। दूसरा होगा ये वाला, सेकंड वाला होगा। देखो नंबर ऑफ टर्न्स दे दी तुम्हें 500, तो E इज इक्वल टू 500, लूप दे दिया ना, साइड दे दी उसने, स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसकी लूप दे दी, स्क्वायर लूप्स ऑफ साइड। नंबर ऑफ टर्न से थोड़ा यूनिट होती है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है उसकी लूप दे रखी है 500, स्क्वायर की लूप दे रखी है 500, और जिसकी स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो मैग्नेटिक ये डी बी अपॉन डी टी दे रखा है 1, और एरिया तुम्हें दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर साइड है, तो ये हो जाएगा -2, और इसका स्क्वायर कर दो, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इसका स्क्वायर। एरिया क्या होगा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, तो स्क्वायर कर दो उसका। देखो कितना आता है, जल्दी जल्दी फटाफट, 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीन फॉर्मूले, तीनों में से देखो क्या क्या दे रखा है, उसके हिसाब से क्या क्या निकलेगा। नहीं वो हो गई होगा ना 37 में, तो 36 में तो ये था कि अगर आप रैपिडली मैग्नेट को मूव करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो जब रैपिडली मूव करते हो, एक क्वेश्चन में टेस्ट में भी कई बार देती हूँ कि एक बार मैग्नेट को स्लोली मूव किया गया है, एक बार रैपिडली किया गया है, तो किस केस में ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगी, रैपिडली के केस में, तो वही था यहाँ पे। नेक्स्ट इज फेराडे लॉ आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये वो करते हैं, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया कि जितना उसमें चेंज हो रहा है उतना इसमें चेंज हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम लेंस लॉ में जितना मैग्नेट को पास लेकर आओगे वो रिपेल करेगी, और जितना दूर लेकर जाओगे वो अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है। 39 में देखो, अ मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय, एक मेटल प्लेट को कैसे कैसे हीट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन किन तरीके से हो सकता है। हमने 4 मेथड बताए थे, पहला कौन सा था, लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो पढ़ा था कि अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और मेटल सरफेस से बाहर निकलाएंगे। दूसरा कौन सा था, हीट करके, अगर आप हाँ थर्मल एमिशन, अगर हीट दोगे उसको, वहां से भी वो एनर्जी गेन करेंगे और बाहर निकलाएंगे। नेक्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से भी वो एनर्जी गेन करेंगे, बाहर आ जाएंगे। फोर्थ था सेकेंडरी एमिशन का, कोलिजन करवा के भी उनको एनर्जी मिलेगी, वो बाहर आ जाएंगे। सेकेंडरी एमिशन मतलब मेटल सरफेस से बोम्बार्डिंग करवाओगे न्यूट्रॉन्स वगैरह की, या अल्फा पार्टिकल्स की, या बीटा पार्टिकल्स की, तो बोम्बार्डिंग से देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो बीटा से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकला है, उसको एनर्जी लेनी है, वो किसी मेथड से ले सकता है, लाइट से, हीट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, या सेकेंडरी एमिशन से, वो बाहर निकलाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कैसे आप उसको हीट कर सकते हो, बाय पासिंग अ डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द प्लेट, दोनों से ही हो सकता है। ठीक है, एसी भी प्रोवाइड कर सकते हो, और डीसी मतलब बैटरी वगैरह कनेक्ट करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम प्रोवाइड करते हो। प्लेसिंग अ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इससे भी कर सकते हो, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो ईएमआई वाला कंसेप्ट है कि एक में करंट दिया, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हुई, वो कोयल हीट अप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी शो करेगा। थर्ड, प्लेसिंग इन अ स्पेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड बट डजंट वेरी विद टाइम, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ए एंड बी, तो दोनों मेथड थे कि आप एसी या डीसी कनेक्ट करोगे तो भी मेटल प्लेट हीटअप होगी। हीटअप होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, मूव करेंगे, और जब करंट पास होता है किसी वायर में से, करंट मतलब चार्जेस जब फ्लो होते हैं वायर में से पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T, तो करंट होता है वो, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम करंट। तो जब चार्जेस बाहर निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे मेटल सरफेस से, कंडक्टर में वो फ्लो करेंगे। ठीक है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दो, जैसे ईएमआई वाला कंसेप्ट है, या उसके अक्रॉस एसी या डीसी सोर्स कनेक्ट कर दो, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, या मेटल प्लेट हीटअप हो जाएगी।
नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट I और V में या EMF में कितने का है, I/2, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो किस किस में नहीं हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट में क्या चीज नहीं होनी चाहिए कि 90 फेज डिफरेंस हो। मतलब 90 फेज डिफरेंस किस किसका होता है, या तो एलोन इंडक्टर हो या एलोन कैपेसिटर हो या आर के साथ में हो, क्योंकि आर के केस में सेम फेज में होते हैं V और I। अगर एसी सर्किट के अक्रॉस सिर्फ रेजिस्टेंस है तो दोनों चीजें सेम फेज में होंगी, यानी कि आर के केस में सिर्फ 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। बात समझ में आई। और एल है, सिर्फ एल है तो π/2 यानी कि 90 डिग्री, सिर्फ सी है तो भी π/2 यानी कि 90 डिग्री, आर एल है तो भी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आर में तो सेम फेज में है, एल में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, आर सी में 90 डिग्री, और अगर एल और सी है 180 डिग्री, 90 इसका और 90 इसका ऐड हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे, और आर एल सी में भी कितना होगा 180 डिग्री। आर का तो है नहीं, सेम फेज में है, एल का 90 और सी का 90, 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट है इनमें। अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट है एसी के अक्रॉस, तो ई और वी दोनों सेम फेज में होंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। नहीं, तो दोनों ऐड हो जाते हैं, दोनों का ऐड होकर 180 हो जाता है, पूरा सरक के एक साइकिल आगे आ जाता है, 180 डिग्री होता है। ये याद कर लो कि इसमें 0 डिग्री, इन दोनों में 90 90, आर में है नहीं इसलिए कोई भी कनेक्ट हो तो उसी का आएगा सिर्फ 90, और आरएलसी में 180 डिग्री, क्योंकि 90 इसका 90 इसका 180 डिग्री। कहाँ गया ये रहा। तो देखो सी में 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, एल में होगा। ये पूछा है किस में नहीं होगा, कैन नॉट बी, एल सी में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा, 90 का नहीं होगा। तो 90 का किस में होगा, या तो एल हो या सी हो या आर के साथ में ये कनेक्ट हो। बात समझ में आ रही है। दोनों अगर कनेक्ट है तो 180 होगा। कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड सो एज टू एडी करंट लॉसेस। हम लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं एडी करंट्स को या लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना। टू मेक इट लाइट वेट, इसका कोई मतलब नहीं है। इट रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एडी करंट्स को या लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लेमिनेटेड या स्लॉटेड शीट यूज करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर करवाया था जब बताया था तुम्हें। एडी करंट्स होते हैं जो कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस होते हैं ईएमआई के थ्रू, क्योंकि क्या होता है ना, प्राइमरी में तुम इनपुट देते हो, सेकेंडरी में आप आउटपुट लेते हो, लेकिन कई बार प्राइमरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से। वैसे तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, लेकिन सेल्फ इंडक्शन भी होता है। तो वो जो प्राइमरी में इंड्यूस हो रही है ईएमएफ, वो लॉस का काम करती है एनर्जी के, तो वो एडी करंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अ कैपेसिटर कैन कंडक्ट अ डीसी सर्किट बट नॉट एन इंडक्टर। देखो कैपेसिटर में क्या होता है, XC इज इक्वल टू ओमेगा सी, और ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। अब ये कह रहा है डीसी, डीसी में क्या होता है डायरेक्ट करंट होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0, तो ओमेगा कितना हो गया 0, ओमेगा 0 है मतलब XC कितना हो गया इनफाइनाइट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये डीसी को पास नहीं करता। तो इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट वाले, ए कैपेसिटर कैन कंडक्ट अ डीसी बट नॉट एन इंडक्टर, तो ये बात तो गलत है। इन अ डीसी सर्किट द इंडक्टर कैन कंडक्ट बट नॉट अ कैपेसिटर, ये बात सही है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डीसी के लिए, डीसी में क्या था डायरेक्ट करंट, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी जब 0 पुट करोगे इसमें तो ओमेगा कितना आएगा 0, ओमेगा 0 आ गया। ओमेगा और XC क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आया इनफाइनाइट। मतलब जो कैपेसिटर है वो डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखता है।
मतलब डीसी को अलाउ ही नहीं करता है, सिर्फ एसी पास होगी, डीसी पास नहीं होती अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो वही कह रखा है कि इंडक्टर में से डीसी होगी लेकिन कैपेसिटर में से डीसी नहीं होगी। ऑप्शन बी। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? अल्फा, बीटा और गामा। पेनिट्रेट मतलब उसमें से आर पार चले जाने की पावर। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की कम होती है, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, और इसकी होती है मैक्सिमम। एक और होती है आयोनाइजिंग पावर या आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, आयोनाइजिंग पावर या आयोनाइजेशन पावर। वो किसकी ज्यादा होती है? इसकी सबसे हाई होती है, फिर कम, और इसकी सबसे कम होती है। तो ये उल्टी होती है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी में से पेनिट्रेट कर जाने की पावर। कौन कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है, कौन कितना उस ऑब्जेक्ट को पार कर पा रहा है, तो वो की पेनिट्रेटिंग पावर। गामा, गामा रेज। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस और चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू। मैक्सवेल के हाइपोथेसिस से चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू। चार्जिंग चेंजिंग आएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंड्यूस करेगा? रेस्ट वाला तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो दोनों आएंगे इसमें तो, पर दोनों वाला ऑप्शन है नहीं। हाँ, ईएमआई वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, ये फाइंड आउट करो। आपको एनर्जी दे रखी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एवी नॉट भी होती है, लेकिन यहाँ पे वो रिलेशन यूज होगा जिसमें एनर्जी और वर्क फंक्शन दे रखा हो। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी दे रखी है आपको 6.2, इधर ले आओ, -4.2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रखा था। कितना आ जाएगा? 2 काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर रखा, शायद जूल्स में दे रखा होंगे ऑप्शन से। जूल्स में दे रखा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए किसमें करोगे इसको? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट मेटल टू बी यूज्ड फॉर फोटो एमिशन इज सीजियम होता है, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन लीस्ट होता है, सबसे कम वर्क फंक्शन होता है। सबसे कम वर्क फंक्शन मतलब उसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है टू रिमूव फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो फोटो एमिशन इसका आसान होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। इसको मेटल सरफेस से बाहर निकालना है, इसके मेटल सरफेस से, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर। ये एनर्जी गैप दे रखे, किसका सबसे कम होगा? पहले कंडक्टर्स का, तो Eg1, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे सेमीकंडक्टर्स, और तीसरे नंबर पे, तो सबसे कम वाला कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। तो Eg1, ये बेटा ये डब्बे को भूल जाओ, इन डब्बों को भूल जाओ, ठीक है। तो ये वाले हैं बंद करके। अब ये देखो, Eg1, फिर ये दे रखा है Eg2, फिर ये दे रखा है Eg3। तो किसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है? इंसुलेटर्स का ज्यादा होता है। ये जो सबस्क्रिप्ट लगा रखी है इसको भूल जाओ, ये जो लगा रखी है इसको और इसको, तो ये Eg2 हो गया। फिर ये बीच वाला साइन याद रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है? इंसुलेटर का सबसे ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। फिर उससे कम सेमीकंडक्टर्स का, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और सबसे कम कंडक्टर्स का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। बात समझ में आई? कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड या तो ओवरलैप होते हैं, या अगर इजी होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उनके बीच का, तो बहुत ही कम होता है।
ये एनर्जी बैंड थ्योरी है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया, और ये हो गया वैलेंस बैंड। तो इंसुलेटर्स में बहुत कम होता है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी, और कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग होती है, और इंसुलेटर्स में ये बहुत लार्ज होता है, इतना लार्ज होता है कि वैलेंस बैंड से जंप करके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते, इसलिए कंडक्शन ऑफ करंट होता ही नहीं है। एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज अ जीरो केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब बात कर रहा है जीरो केल्विन पे, तो जीरो केल्विन पे ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, और रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर, ठीक है। द ऑडियो फ्रीक्वेंसीज रेंज, ह्यूमन के लिए जो ऑडिबल है फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। इससे पहले वाला होता है इंफ्रासोनिक, हाँ, इसके बाद वाला होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक कुछ इंसेक्ट जैसे स्नेक वगैरह है, डॉग वगैरह है, एलिफेंट है, जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, वो सुन सकते हो। अल्ट्रासोनिक में डॉल्फिन वगैरह बात भी करती हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करके करते हैं, सोनार वगैरह यूज करते हैं। द एरिया, ये वाला पोर्शन तुम्हारा कम्युनिकेशन वाला वैसे तो कट है, लेकिन देख लो, द एरिया सर्व्ड बाय एन एंटीना ऑफ हाइट 100 मीटर, रेंज निकालनी है कि एक 100 मीटर हाइट का एंटीना कितनी रेंज को कवर करेगा, 2HR होता है, तो ये रेंज होती है, ये H कह लो या रेंज कह लो इसको, तो रेंज कितनी आएगी, 3.5 अप्रोक्सीमेट B आ जाएगा।